तो आपका कहना है केजरीवाल की इंटरिम बेल पे ज्यूरिस्प्रूडेंशियल अप्रोच से ये बात की है। तो ज्यूरिस्प्रूडेंशियल अप्रोच है, जब भी किसी भी इवेंट पर आप बात करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखिए कि सबसे पहले हाफिल्ड के क्लासिफिकेशन के मुताबिक किस अधिकार को एंजॉय किया है, क्योंकि वहां अधिकारों के बहुत सारे प्रकार बताए हैं। हाफिल्ड का जो लीगल फील्ड को योगदान है, तो हाफिल्ड का लीगल फील्ड को योगदान यही है, और ये बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि हम लोग अधिकार इसे एक ही अर्थ में लेते हैं, और हाफिल्ड कहते हैं कि जिस अर्थ में हम लोग अधिकार समझते हैं उस अर्थ में तो अधिकार शब्द उपयोग ही नहीं होना चाहिए। उस अर्थ में तो दावा इस शब्द का उपयोग करना चाहिए। उस अर्थ में तो दावा, इसके अलावा अन्य कोई शब्द आ ही नहीं सकता। वो कहते शुद्ध जो अधिकार है उसे तो चार प्रारूपों में समझा जाना चाहिए, और ये चारों प्रारूप मिलाकर अधिकार के जो चार स्वरूप हैं उनको मिला दिया जाए तो उन चारों के लिए एक शब्द आना चाहिए, दावा। और हम लोग जब भी अधिकार की बात करते हैं तो चारों स्वरूपों को मिलाकर ये करते हैं। इसलिए हाफिल्ड ये कहता है कि हम लोग जिस सेंस में अधिकार की बात करते हैं उस सेंस में तो अधिकार शब्द ही नहीं प्रयोग होना चाहिए, उस सेंस में तो दावा शब्द का प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि हाफिल्ड चार श्रेणियां अधिकारों की, चार कैटेगरीज अधिकारों की ये ठीक है डिफाइन करता है। वो कहता है एक अधिकार है, एक विशेषाधिकार है, एक शक्ति है, और एक आपका उन्मुक्ति है। ये चार प्रकार की चीजें हैं। उन्मुक्ति अंग्रेजी में प्रिविलेज ये कहेंगे आप, शक्ति इसे क्षमता या कैपेसिटी ये कहेंगे आप, ठीक है। विशेषाधिकार ये भी प्रिविलेज ये कहलाता है। उन्मुक्ति हम प्रिविलेज बोल गए, उन्मुक्ति इम्यूनिटी, ठीक है, उन्मुक्ति को इम्यूनिटी अंग्रेजी में कहेंगे। विशेषाधिकार प्रिविलेज है, और अधिकार उसे राइट कहते ही हैं अंग्रेजी में। फिर वो इनके विधिक सहवर्ती बताता है, और वो कहता है कि अगर किसी में अधिकार है तो उसमें कर्तव्य नहीं हो सकता, अगर किसी में विशेषाधिकार है तो उसमें कर्तव्यहीनता ये होगी, ठीक है, उसमें कर्तव्यहीनता होगी। कहने का अर्थ यह है कि अगर किसी के पास विशेषाधिकार है तो सारे समाज में कर्तव्यहीनता होगी, अगर किसी में अधिकार है तो सारे समाज में कर्तव्य होगा। तो अगर किसी में विशेषाधिकार है जिसे सामान्य स्वतंत्रता कहता है, सामान्य भी क्लासिफिकेशन करता है, लेकिन सामान्य और हाफिल्ड में जो फर्क आता है वो फर्क क्या आता है कि हाफिल्ड उसे विशेषाधिकार कहता है और सामान्य उसे स्वतंत्रता कहता है, और विशेषाधिकार के अगेंस्ट दोनों के दोनों अधिकारहीनता को मान्यता देते हैं। अर्थात दोनों ये मानते हैं कि अगर किसी में विशेषाधिकार है तो बाकी सब में अधिकारहीनता होगी, अर्थात जब वो अपने विशेषाधिकार के स्वरूप के अधिकार का उपयोग करेगा तो उस पर टीका टिप्पणी कोई नहीं कर सकता। टीका टिप्पणी कोई नहीं कर सकता मीनिंग दे रहा है, आप उसके औचित्य पर सवाल उठा सकते हैं, करना चाहिए था नहीं करना चाहिए था ये प्रश्न हो सकते हैं, ये विचार के बिंदु भी हो सकते हैं कि किया तो कितना औचित्यपूर्ण है, लेकिन गलत किया ये नहीं कह सकते आप, ये तो कहा ही नहीं जा सकता, क्योंकि वो विशेषाधिकार के स्वरूप का अधिकार इंजॉय कर रहा था। अब हमें देखना पड़ेगा कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने, एक तो सबसे पहली बात आप ये हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब न्यायपालिका के किसी भी निर्णय के औचित्य का परीक्षण आप करें
तो करने की पूरी स्वतंत्रता आज भी कहा है, स्वयं सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पूरा स्वागत है हमारे इस निर्णय की समालोचना का, आप खूब करिए, लेकिन शब्द प्रयोग ये हमेशा सम्मानपूर्ण होना चाहिए। आप ये नहीं कहेंगे कि उन्होंने गलत डिसाइड किया, आप ये कहेंगे उन्होंने ठीक शायद नहीं किया है। तो औचित्य के परीक्षण में अपमान करने का हक ये शामिल नहीं है। आप औचित्य का परीक्षण कर सकते हैं। जब सेंट्रल होम मिनिस्टर की शिकायत की है कि साहब वो ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ दिया है केजरीवाल को इंटरिम बेल के स्वरूप में, उससे जनता में यह संदेश है कि शायद पॉलिटिकल लीडर्स को कुछ वेटेज दिया जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं ले रहे और ना कोई संज्ञान ले रहे, ये सबका हक है, टिप्पणी दे सकते हैं, उनका अपना कहना है, ठीक है कह रहे। तो इसलिए ये डर नहीं है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पर कमेंट नहीं हो सकता, वो तो हो ही सकता, लेकिन कमेंट सद्भावपूर्वक होना चाहिए, डिग्निटीफुल लैंग्वेज में होना चाहिए और साथ ही साथ विधिक सिद्धांतों से समर्थित होना चाहिए। Whatever you are saying, you may be in the favor of the decision और आप अगेंस्ट ये भी हो सकते हैं, लेकिन आपकी जो भी स्थिति है निर्णय के प्रति, वो स्थिति आपकी साउंड लीगल प्रिंसिपल्स इनसे समर्थित होनी चाहिए। यही कमेंट की मर्यादा है, ठीक है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के प्रति। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले हमें जो देखना चाहिए वो ये देखना चाहिए कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो बेल दी इंटरिम बेल के स्वरूप में, क्या उसका हक ये सुप्रीम कोर्ट को है, क्या वो दे सकते हैं, ठीक है। तो कई सारे निर्णयों में निर्धारित हुआ है, सीरीज ऑफ डिसीजंस, और सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय पारित किया है इंटरिम बेल देने के संबंध में, उसमें उन्होंने ये कहा है, उसमें उन्होंने कई केस लॉ ये कोट किए और उतने केस लॉ कोट करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये देश का सेटल्ड लॉ है। देश का सेटल्ड लॉ ये कहता है कि जिस कोर्ट को रेगुलर बेल देने का हक है, उस कोर्ट को इंटरिम बेल देने का भी हक है, ठीक है। तो इस विषय पर कोई मतभेद ये संभव नहीं कि सुप्रीम कोर्ट को इंटरिम बेल देने का हक था, ठीक है। और यदि पूर्व से कोई डिसीजन न भी होता तो भी कॉन्स्टिट्यूशन का अनुच्छेद 142 है जो यह कहता है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष यदि कोई प्रोसीडिंग चल रही है, कोई प्रोसीडिंग, तो वो उस पर्टिकुलर मामले में न्याय करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और अनुच्छेद 142 द्वारा प्रदत्त जो हक है वो माननीय उच्चतम न्यायालय का विशेषाधिकार की सूरत का है। हाफील्ड के या सामंड के क्लासिफिकेशन से देखेंगे तो सामंड की भाषा में यह हक कैसा है, स्वतंत्रता की सूरत का, और हाफील्ड के क्लासिफिकेशन से देखेंगे तो यह हक कैसा है, विशेषाधिकार की सूरत का। और जब स्वतंत्रता या विशेषाधिकार इस सूरत का अधिकार यह उन्हें हासिल हो गया तो फिर बाकी, ठीक है, वो किसी के प्रति कर्तव्य रखते ही नहीं है, क्योंकि कर्तव्यहीनता है, ठीक है। विशेषाधिकार का जो सहवर्ती है वो क्या है, कर्तव्यहीनता, और इसका ड्यूरल अपोजिट क्या है, दायित्व, ठीक है। ये ड्यूरल अपोजिट है। ड्यूरल अपोजिट होने के कारण अगर किसी में विशेषाधिकार है तो उसमें दायित्व नहीं हो सकता। ड्यूरल अपोजिट उसी व्यक्ति की स्थिति को बयान करता है, ठीक है। ड्यूरल अपोजिट और जो विधिक सहवर्ती हैं इनके बीच फर्क कहां पर है,
तो आपको जूरिस्प्रूडेंस पढ़ाते समय बताया था कि जो ड्यूरल अपोजिट है वो उस व्यक्ति की स्थिति, इसकी व्याख्या करता है, और जो विधिक सहवर्ती है वो उस व्यक्ति के अगेंस्ट दूसरों की स्थिति की व्याख्या करता है। विधिक सहवर्ती हमें यह बताता है कि अगर एक में विशेषाधिकार है तो बाकी सब में कर्तव्यहीनता होगी। कर्तव्यहीनता करें, बाकी सब में अधिकारहीनता होगी। कर्तव्यहीनता मेरे मुंह से जहां निकला हो वह अधिकारहीनता करेंगे। यानी अगर किसी में विशेषाधिकार है तो बाकी सब में अधिकारहीनता होगी। कोई भी विशेषाधिकार से संपन्न व्यक्ति के कार्य के प्रति कोई अधिकार यह नहीं रखेगा। तो अनुच्छेद 142 जब उच्चतम न्यायालय को विशेषाधिकार की सूरत का अधिकार दे रहा है तो सारे समाज में अधिकारहीनता है। कोई प्रश्न नहीं उठ सकता, कोई सवाल नहीं उठ सकता। ठीक है, सामंत की भाषा में उसे स्वतंत्रता की सूरत का हक यह मिला हुआ है। तो ड्यूरल अपोजिट इस स्वतंत्रता या विशेषाधिकार के अगेंस्ट सारे समाज की स्थिति को बयान कर रहा है, और सारे समाज की स्थिति क्या है? अधिकारहीनता की। देयर में भी नो क्वेश्चन, कोई प्रश्न नहीं हो सकता। यह अधिकारहीनता की स्थिति है। उन्हें पूर्ण हक है कि वे चाहे तो दे दें, और अनुच्छेद 142 के उपयोग की जरूरत भी नहीं। पूर्व में फंडामेंटल राइट से संबंधित सवालों को हल करते समय उन्होंने अनुच्छेद 32 में जो प्रदत्त शब्दावली है उसका उपयोग किया है। उन्होंने कहा फंडामेंटल राइट के रक्षार्थ हमें किसी भी आदेश, किसी भी निर्देश, ठीक है, या फिर कोई भी रिट ये जारी करने की शक्ति ये प्राप्त है। इसलिए हम, ठीक है, कोई भी आदेश ये पारित कर सकते हैं, और जब कोई भी आदेश पारित कर सकते हैं तो इंटरिम बेल ये भी दी जा सकती है। लेकिन आप इस केस में ये कह सकते हैं कि इट इज नॉट ए केस, ठीक है, आप फंडामेंटल राइट, ये फंडामेंटल राइट से सवाल संबंधित सवाल थोड़ी है। आप ये कह सकते हैं कि भाई ईडी ने केजरीवाल को गिरफ्तार किया, और गिरफ्तार करने के बाद उन्होंने अपनी गिरफ्तारी की वैधता इसे चुनौती दी। उच्च न्यायालय ने उनकी गिरफ्तारी को पूर्णतः वैध पाया। उच्च न्यायालय के डिसीजन के अगेंस्ट उन्होंने एसएलपी ये प्रस्तुत किया, और एसएलपी सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट की। एसएलपी के संबंध में आप जानते हैं उन्हें अधिकार प्राप्त है, वो चाहे तो एक्सेप्ट करें और चाहे तो एक्सेप्ट न करें। यहां पर जो सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है वो कहता है शक्ति की सूरत का है। अगर हाफिल्ड के क्लासिफिकेशन से देखते जाएं, सामंत के क्लासिफिकेशन से देखते जाएं, तो यह अधिकार किस सूरत का है? शक्ति की सूरत का। शक्ति में आपको विकल्प प्राप्त रहता है। जब अधिकार शक्ति की सूरत का होता है तो जो उस अधिकार की विशेषता होती है वह क्या होती है? विकल्प की उपलब्धता। वो आपको विकल्प देता है, आप चाहो शक्ति प्रयोग करो और चाहे न करो। तो सुप्रीम कोर्ट ने शक्ति प्रयोग किया, उस पर भी सवाल नहीं उठ सकता, ठीक है ना, उस पर भी कोई सवाल, क्योंकि शक्ति है, ठीक है, और शक्ति के, ठीक है, अगेंस्ट ये दायित्वहीनता ये होती है। अगर हमें शक्ति है तो हमें दायित्व थोड़ी होगा, ड्यूरल अपोजिट, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट में शक्ति थी, उन्होंने एसएलपी एक्सेप्ट की, और एसएलपी एक्सेप्ट करने के बाद यह प्रश्न उठा, एसएलपी किसके अगेंस्ट है? गिरफ्तारी के अगेंस्ट। अरविंद केजरीवाल का कहना यह कि उनकी गिरफ्तारी अवैध है, और गिरफ्तारी वैध है अथवा अवैध इस पर अभी डिसीजन नहीं हुआ।
अभी यह तय नहीं है कि गिरफ्तारी वैध है अथवा अवैध है। इसका मतलब यह है कि अगर गिरफ्तारी अवैध है, अभी तय तो हुआ नहीं भाई, उच्च न्यायालय ने तय किया, उसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील है, और अगर सुप्रीम कोर्ट ये तय करता है गिरफ्तारी अवैध है, तो उच्च न्यायालय का जो डिसीजन है वो विलेन के सिद्धांत के मुताबिक मर्जर का कॉन्सेप्ट है, मर्जर का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि निचले कोर्ट का न्यायालय है वो निचले न्यायालय का निर्णय है, ये सुपीरियर कोर्ट के निर्णय में विलय कर जाता है, और जो विलय कर जाता है तो कानूनन अपीलेट कोर्ट का निर्णय आने के बाद अपीलेट कोर्ट का निर्णय ही बचता है। तो अगर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी अवैध ठहरती है तो स्थिति यह है कि आज की डेट पर उनकी अभिरक्षा को उचित नहीं माना जा सकता। ठीक है, वैध ठहरती तब बात अलग है, और वैध ठहरती है तो सुप्रीम कोर्ट ने जो इंटरिम बेल दी उसकी रक्षा के लिए यह कहा जा सकता है कि अनुच्छेद 142 मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट कुछ भी सुने और उसमें किसी भी ताकत का उपयोग करना चाहे पक्षकारों के बीच पूर्ण न्याय करने के लिए, तो अनुच्छेद 142 विशेषाधिकार की सूरत का अधिकार उन्हें दे रहा है, और विशेषाधिकार के अगेंस्ट अधिकारहीनता है। तो जो विशेषाधिकार के अगेंस्ट अधिकारहीनता है तो उनकी जो गिरफ्तारी है वैध हो अथवा अवैध, उच्चतम न्यायालय को इंटरिम बेल देने का हक है। ठीक है, इस पर कोई सवाल नहीं उठ सकता, कानूनन कोई सवाल नहीं उठ सकता, कानूनन यह बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि सुप्रीम कोर्ट ने गलत किया। सेंट्रल होम मिनिस्टर ने जो बयान दिया है उसमें भी उन्होंने कहा कि कानून की व्याख्या का पूर्ण हक उनके पास है और वो कर रहे हैं, उस पर हम कोई सवाल उठा भी नहीं रहे। लेकिन लोगों को ऐसा लगता है, यह बात कही है सेंट्रल होम मिनिस्टर ने, कि लोगों को ऐसा लगता है कि कोई पॉलिटिकल माइलेज यह केजरीवाल को दिया गया है। तो जो इस मामले में सोचने का पहलू है वो कानूनी नहीं है। कानूनन तो बेल दे सकते हैं वो, उन्होंने अपने डिसीजन में भी नंबर ऑफ केस लॉ ये कोर्ट किए हैं, और उन्होंने कहा इवन इंटरिम बेल देने का हक तो कोर्ट को तब भी प्राप्त है जब रेगुलर बेल खारिज हो चुकी हो, रेगुलर बेल रिजेक्ट हो चुकी हो, अपील भी डिसमिस हो, यानी कन्विक्शन कंफर्म हो चुका हो। तो कन्विक्शन यानी दोष सिद्ध व्यक्ति को भी, जिसकी अपीलें भी खारिज हो गई, उस व्यक्ति की भी स्थिति और सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस, व्यक्ति की स्थिति और उसके और मौजूद परिस्थितियां उसके चारों ओर, इनको ध्यान में रखकर इंटरिम बेल दी जा सकती है। यह लीगल पोजीशन है, और अगर ये न भी हो तो भी अनुच्छेद 142 है। अव्वल तो ये लीगल पोजीशन ही है। लीगल पोजीशन यह कहती है कि जो सिद्ध दोष है, जिसकी अपील भी निरस्त हो चुकी है, जिसकी बेल भी खारिज है, वो भी अगर इंटरिम मांग रहा है तो व्यक्ति की स्थिति और सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस इन्हें देखते हुए अगर यह जस्टिफाइड लगता है कि उसे इंटरिम पर छोड़ा जाना चाहिए तो उसे इंटरिम पर छोड़ा जा सकता है। इंटरिम इस टर्म को समझ लेना चाहिए। इंटरिम बेल का मतलब यह है जिसे हिंदी में अंतरिम जमानत कहते हैं। ये न्यायालय के अगले आदेशों तक या निश्चित समय सीमा तक कि इस डेट तक इतनी मिलती है, इसी को अंतरिम जमानत कहा जाता है। और नियमित जमानत का अर्थ है अनटिल एंड अनलेस, जब तक जो प्रोसीडिंग चल रही है वो फाइनली डिस्पोज ऑफ नहीं हो जाती है,
तब तक नियमित जमानत अगर आपको प्राप्त हो गई है तो वो जमानत तब तक काम करती रहेगी। यही अंतरिम और नियमित का अंतर है। तो केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने में लीगली कुछ गलत किया गया, ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन लीगली गलत नहीं किया, ये तर्क के आधार पर कहा जा सकता है। जो दलील है, जो तर्क, ये इसे सही सिद्ध करता है। और तर्क जो कुछ सिद्ध कर रहा है वो सही ही होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। सही अलग बात है और तार्किक तौर पर सही यह अलग बात है। तार्किक तौर पर सही सापेक्ष है और सही यह निरपेक्ष है। सही निरपेक्ष मीनिंग दे रहा है। जो सही है उसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, वो खुद में बोलता है कि हम सही हैं। सारी दुनिया को वो सही दिखता है, लेकिन जो तार्किक तौर पर सही है उसे तर्क की आवश्यकता है। ठीक है, होता क्या है, अध्यात्म की दुनिया में भी सही की, सत्य की खोज हो रही है और कानून की दुनिया में भी सत्य की खोज हो रही है। लेकिन कानून की दुनिया का सत्य तार्किक सत्य है और अध्यात्म की दुनिया का सत्य वो निरपेक्ष सत्य है। यही दोनों सत्यों के बीच फर्क है। कानून की दुनिया का सत्य कैसा होता है, इसे समझने के लिए हमने एक प्रसंग याद आता है कि मास्टर साहब क्लास में उन्होंने बच्चों से पूछा कि एक व्यक्ति निहायत गंदा है, वो तो सालों से नहीं नहाया है, और एक व्यक्ति रोज नहाता है। प्रश्न नहाने का है, इन दोनों में से कौन नहाएगा ये बताइए। तो बच्चों ने कहा कि गंदा आदमी नहाएगा। उन्होंने कहा बिल्कुल गलत। गंदा जब कभी नहीं नहाया तो उसे तो सफाई का महत्व ही नहीं पता। जो नहाएगा वो साफ आदमी है क्योंकि उसे सफाई का महत्व पता है। उनका अब बताओ कौन नहाएगा? उन्होंने कहा आपका साफ नहाएगा। उनका फिर गलत। जो साफ है वो तो है ही है, नहाने की आवश्यकता किसको है? ठीक है, नहाने की आवश्यकता तो गंदे को। गंदा नहाएगा। अब बताओ, उन्होंने कहा दोनों नहाएंगे, बोले फिर गलत। उसे नहाने की जरूरत नहीं, ठीक है, साफ को और गंदे को नहाने का महत्व तो ये नहीं मालूम, इसलिए दोनों नहीं नहाएंगे। तो उन्होंने कहा कि अब बताओ, बोले दोनों नहीं नहाएंगे। उन्होंने कहा फिर गलत। गंदे को नहाने की जरूरत है इसलिए वो नहाएगा, और साफ वो तो साफ ही, वो क्यों नहाएगा? तो बच्चों ने कहा भाई आप ही बता दो। तो उन्होंने कहा कि बताने की जरूरत नहीं, सही क्या है हमें भी नहीं मालूम। हम यह बता सकते हैं कि कानूनन, ठीक है, दलील के, तर्क के द्वारा क्या सही है। ठीक है, तो यहां अगर देखेंगे तो तर्क की पृष्ठभूमि पर देखें तो आप बिल्कुल नहीं कह सकते कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन गलत है। आप एकदम नहीं कह सकते। लेकिन एक आम आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो फिर सेंट्रल होम मिनिस्टर की बात सही लगती है, और सेंट्रल होम मिनिस्टर की बात नहीं है। यही बात आपने कहा ज्यूरिस्प्रूडेंशियल अप्रोच के साथ कमेंट करें, तो यही बात रियलिस्टिक स्कूल के लोग वो भी ये कहते हैं। आपने देखा था यथार्थवादी दो तरीके के लोग हैं। एक स्कैंडिनेवियन यथार्थवाद है और एक अमेरिकन यथार्थवाद है। दो तरीके के यथार्थवादी हैं और दोनों बड़े संशय में हैं।
यथार्थवाद संशय से जन्म लेता है, संशय से। क्योंकि यथार्थवादी जो कोई हैं वो सारे के सारे विचारक और लॉफील्ड के लोग, तो वो ये तो नहीं मानेंगे कि जो कुछ डिसाइड हो रहा है गलत डिसाइड हो रहा है, लेकिन वो इस बात के संशय में जरूर है कि जो कुछ डिसाइड हो रहा है ये सही के नाम पर, ये डिसाइड सही के नाम पर किया जा रहा है, लेकिन ये सही है ऐसा पता नहीं, ये सही है और पता नहीं ये गलत है। वो बड़े संशय में है, उन्हीं बच्चों जैसे कि आखिर सही क्या है, क्योंकि तर्क ये तो दोनों तरफ है। अभी हमने सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के पक्ष में तर्क दिया, अब दूसरी तरफ आ जाइए। दो मूल्य हैं, दो मूल्य हैं, एक विधि का शासन, ये मूल्य है, और दूसरा मूल्य डेमोक्रेसी है। ठीक है, एक मूल्य विधि का शासन है, और विधि का शासन क्या कहता है कि विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण, ये सबको मिलना चाहिए। जरा अपने हाथ दिल पर हाथ रख के कह दो कि केजरीवाल की जगह कोई और होता है, ठीक है, तब क्या यही डिसीजन होता? जो है कानूनन कोई खामी नहीं, कोई खामी नहीं, कानूनन उनके पास विशेषाधिकार है, कानूनन ये सही है कि देयर आर ए नंबर ऑफ केस लॉज, उन्होंने अपने डिसीजन में कोट भी किए हैं, और कानूनन उन्हें पूरा हक है कि वो इंटरिम दे सकते हैं। ये बिल्कुल सही है, इसमें कहीं कोई गलती नहीं, लेकिन यथार्थवादियों की तरह संशय पैदा हो रहा है। यथार्थवादी संशय में है, वो ये कहते हैं, बड़ा प्रसिद्ध कोड है इसका, जस्टिस होम्स का, जस्टिस होम्स होम जस्टिस है अमेरिका में। वो ये कहते हैं कि कोई आडंबर नहीं, ये शब्द है उनके, कोई आडंबर नहीं, सही बात यह है कि कानून वो है जो न्यायाधीश करेंगे। वो कहते ये तो सब आडंबर है, ये तुम कहते न्याय, समता, ठीक है, लोकतंत्र, मूल्य, वो कहते हैं ये सब आडंबर है, कोई कोई मतलब नहीं इस बात का। सही बात यह है कि वो जो कुछ करेंगे वही कानून होगा। वो बड़े संशय में है, वो कहते हैं, जो रियलिस्टिक विचारक हैं, वो कहते हैं कि न्यायाधीश वाकई डिसाइड करते हैं एज पर लॉ, या फिर बड़े बड़े शब्दों का भुलावा देकर वे अपनी निरंकुश इच्छा चलाते हैं। क्या है इसका परीक्षण करते हैं यथार्थवादी। वो संशय में है, किसी निष्कर्ष पर नहीं है, उनका कोई निष्कर्ष नहीं है। इसलिए यथार्थवाद को कुछ लोग सिर्फ प्रक्रिया मानते हैं, टेक्नोलॉजी मानते हैं, तकनीक मानते हैं, ये जानने की कि जो कुछ हो रहा है वो कानून के मुताबिक हो रहा है या न्यायाधीशों की इच्छा के मुताबिक हो रहा है। यथार्थवादी कोई निर्णय नहीं देते और हम भी कोई निर्णय दे पाने की स्थिति में नहीं है। इसलिए नहीं कि वे हम पे कंटेंट का संज्ञान ले लेंगे, नहीं लेंगे, ये तय नहीं लेंगे। लेकिन दिखता जो कुछ है उसमें सिर्फ संशय होता है कि वाकई, क्योंकि ये ठीक है, ये भी कहा जा सकता है कि भाई एक मूल्य
विधि का शासन है, तो एक मूल्य लोकतंत्र भी है। ठीक है, एक मूल्य लोकतंत्र भी है। और जब एक व्यक्ति की गिरफ्तारी ही अंडर अटैक है, तो अभी यह तय नहीं है कि वो व्यक्ति गिरफ्तार होने लायक है, अभी यह तय तो नहीं है। और इस समय देश में 18वीं लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं, और जो व्यक्ति इंटरिम मांगने आया है वो एक नेशनल पार्टी का अध्यक्ष है, उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं। ठीक है, वो एक चुना हुआ मुख्यमंत्री है, और उसे लोकसभा इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना है, जो कि 5 साल बाद होगा। और इंटरिम देने के जो सिद्धांत हैं वो यही है कि व्यक्ति की स्थिति और सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस, ये अगर इस बात को अनुमित कर रहे हैं कि अंतरिम मिलनी चाहिए, तो अंतरिम मिलेगी। ये मामला ऐसा नहीं है जैसे कोई फसल काटने के लिए या दुकान पर बैठकर व्यापार करने के लिए इंटरिम मांग रहा हो, यह मामला ऐसा नहीं है। एक तरफ यह कहा जा सकता है, और विधि के शासन और लोकतंत्र में जो लोकतंत्र का मूल्य है, इसको इहरिंग की भाषा में हितों के संतुलन में ऊंचा स्थान देकर, ठीक है, ऊंचा स्थान देकर, और केजरीवाल को इंटरिम दी जा सकती है। ठीक है, लेकिन 20 बार एक अकेले लड़के ने अपने पिता और मां के अंतिम संस्कार के लिए अंतरिम मांगी और खारिज हुई, हमारी कोर्ट से खारिज हुई। ठीक है, और ट्रायल कोर्ट को भी अंतरिम देने का हक है। लाल कमलेदु एक मुकदमा है जो अनुच्छेद 21 पर है, डिसाइड हुआ, और उसमें कहा, और जितने लोग वकील हैं वो रोज इंटरिम मांगते हैं। ठीक है, रीता बहुगुणा जोशी इंटरिम की शुरुआत, जो हमें याद है, मुरादाबाद में गिरफ्तार हुई थी, अब मुरादाबाद में इंटरिम मिली थी, तो क्या नेताओं के लिए ही है इंटरिम? मेरे लिए नहीं है। अकेला लड़का, मां बाप की लाज पड़ी रहती है। हिंदू मेथोडोलॉजी में मां बाप के अंतिम संस्कार को करने का हक लड़के को ही है। क्या उन दशाओं में, ठीक है, आप मानवता का मूल्य कोई चीज नहीं होता, लोकतंत्र डेमोक्रेसी ही मूल्य है, स्वयं मानवता कोई मूल्य नहीं है। इवन मूल्य यह भी है कि विधि का प्रशासन रहमदिली के साथ होना चाहिए, और विधि का प्रशासन रहमदिली के साथ होना चाहिए। इसीलिए प्रोसिक्यूशन को एविडेंस एक्ट में पहली बार अभियुक्त के आपराधिक इतिहास को साबित करने का हक, उसके बुरे शील को साबित करने का हक नहीं दिया गया है, उत्तर में होने के सिवाय। अभियुक्त का पूर्वतन बुराशील विसंगत है। क्यों? प्रोसिक्यूशन सशक्त है, उसके पीछे राज्य की ताकत है। अभियुक्त कमजोर है तो उसे अपने बचाव में सब कुछ कहने की इजाजत है, आपको उतनी इजाजत नहीं है। क्यों? क्योंकि विधि का प्रशासन रहमदिली के साथ होना चाहिए, यह भी मूल्य है। ठीक है, और इसीलिए रियलिस्टिक संशय में है, और जिस संशय में रियलिस्टिक है उसी संशय में हम भी हैं कि वाकई ये मूल्यों में संतुलन बिठाया गया है, या न्यायाधीशों ने बड़े बड़े शब्दजाल के, ठीक है, बड़े बड़े शब्दजाल को रचकर
अपनी इच्छा का प्रशासन ये किया। ठीक है, रियलिस्टिक, अमेरिकन रियलिस्टिक जो है वो ये कहते हैं, वो कहते हैं कि होता ये है, हो ये रहा है कि बड़े बड़े शब्दों का भुलावा देकर वास्तव में तो न्यायाधीश अपनी इच्छा ये प्रशासित कर रहे हैं। और जो स्कैंडिनेवियन यथार्थवादी हैं वो कहते हैं न्याय ये एकदम अनर्थक, निरर्थक शब्द है, ये एकदम निरर्थक शब्द है। वो कहते हैं न्याय, समानता, मूल्य, ये सब निरर्थक शब्द है, कोई मतलब नहीं इनका। वो कहते हैं आप लोग ऐसे बात करते हैं, न्याय, समता, इन सब मूल्यों के बारे में जैसे ये कोई वास्तविक चीजें हैं जो इस जगत में नहीं किसी और जगत में निवास कर रही हैं और उन्हें इस जगत में लाया जाना है। आप लोग ऐसे बात करते हैं। वो कहते कुछ है ही नहीं, बेकार की बात। न्यायाधीश जो कर रहे हैं वही मूल्य है। ठीक है, वो कहते हैं रियलिस्टिक कर क्या रहे हैं, देख रहे हैं सारी सिचुएशन को, और उसमें से उनके मन में संशय पैदा हो रहा है कि ये कानून का प्रशासन हो रहा है वाकई, या फिर कानून के प्रशासन के नाम पर अपनी इच्छा ये चलाई जा रही है। क्या हो रहा है, और कोई निश्चित निष्कर्ष पर वो नहीं पहुंच रहे हैं। वो संशय में है और प्रतिक्रियावादी है। जैसे हम लोग कहते नहीं कि हमें बेवकूफ मत बनाओ, वास्तव में, यथार्थ में, इनफैक्ट तो ये बात है, ऐसे करके बोलते हैं हम लोग। इसीलिए उन्होंने अपने विचार का नाम रखा यथार्थवादी। ये यथार्थ शब्द जो वो लाए हैं, ये यथार्थ शब्द रिएक्शन में लाए हैं। वो ये कहना चाहते हैं कि यथार्थ स्थिति तो ये है कि आप कोई कानून का प्रशासन नहीं कर रहे हो। यथार्थ स्थिति यह है कि कानून, मूल्य, न्याय, इन सबके नाम पर आप अपनी इच्छा का निरंकुश प्रयोग ये कर रहे हैं। यथार्थवादियों ने कहा कि हम सत्य जानेंगे। सत्य जानने के दो तरीके हो सकते हैं। एक, सत्य को जाना जाए, और एक, असत्य अलग हटा दिया जाए, फिर जो कुछ बचेगा वो सत्य है। ठीक है ना। जो आपके नेचुरलिस्ट हैं, प्रकृतिवादी, वो सत्य की खोज में है। वो जानना चाहते हैं न्याय क्या है, समानता क्या है, कैसे लाएं। और यथार्थवादियों का जो दृष्टिकोण है वो भी सत्य खोज रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि सत्य निकल आएगा, असत्य हटा दो। और वो असत्य हटा रहे हैं, और असत्य जब वो हटाते हैं तो जो नेकेड सत्य दिखाई देता है, ठीक है, ये यूं कहे, वो जब असत्य हटाते तो जो सत्य दिखाई देता है वो सत्य नेकेड है, वो सत्य नग्न है। और नग्न एक निगेटिव संकल्पना है, इससे हमेशा बुरे को डिनोट करते हैं। ठीक है ना। जब आप नेकेड, संकल्पना का मतलब क्या होता है कि संकल्पना, जिस शब्द को आप कहेंगे वो शब्द जैसे ही उच्चारित होगा वैसे ही आपके दिमाग में कोई आइडिया ये रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा। इसी को संकल्पना और अंग्रेजी में कॉन्सेप्ट ये कहा जाता है। तो नग्न, ये जो संकल्पना है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जैसे ही उच्चारित होता है तो जो विचार आपके मस्तिष्क में चलता है वो कैसा है, ठीक है, वो नकारात्मक विचार है, वो विचार सकारात्मक नहीं है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जब रियलिस्टिक इस सारी स्थिति को देखेंगे तो
उनके मन, उन्हें जो दिखाई देगा वो सत्य होगा, लेकिन वो सत्य नग्न होगा, नेकेड होगा। उन्हें यह दिखेगा कि यही हितों में संतुलन, यही मूल्यों में संतुलन, यही व्यक्ति की स्थिति और सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस आपको तब क्यों नहीं दिखती है जब एक बेटा अपने मां या बाप के मरने पर आपसे इंटरिम मांग रहा होता है, तब क्यों नहीं दिखती आपको? चीज सही है कि राइट टू वोट जो ईडी है उसने एक फैसला दिया था, और उस फैसले में कहा ईडी ने कि राइट टू वोट ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है, ठीक है, ये लीगल राइट, और जो लीगल सिचुएशंस में ही इंजॉय किया जा सकता है। यानी लीगल सिचुएशन यानी जब आप मुक्त हो, स्वतंत्र हो, तभी आप इंजॉय। फंडामेंटल राइट छोड़ा ही नहीं जा सकता, ठीक है ना। अगर फंडामेंटल होता तो छोड़ना ही पड़ता वोट देने के लिए, लेकिन चूंकि लीगल राइट है तो कानून की जो आवश्यकताएं हैं, यानी पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट की जो जरूरतें हैं, वो जब पूरी होंगी तभी राइट टू वोट आपको मिलेगा। और राइट टू कॉन्टेस्ट द इलेक्शन, प्रचार करने से संबंधित मामलों के बारे में भी ये फंडामेंटल राइट नहीं है। तो ईडी ने ये कहा है कि इसलिए इनको इंटरिम नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि प्रिविलेज है जिसका हक कम से कम अरविंद केजरीवाल को नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने काउंटर किया, और सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो एकदम ठीक है, एकदम सही है। उन्होंने कहा कि पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट की धारा 62 जब हमारे सामने चैलेंज हुई थी तो उसका परंतु यह कहता है कि अगर कोई व्यक्ति प्रिवेंटिव डिटेंशन में है, अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन में है, क्योंकि जो प्रिवेंटिव डिटेंशन में होगा उसने कोई अपराध नहीं किया होगा। आपको मालूम है, आपसे बात हुई थी कि डिटेंशन दो तरह के हैं, एक प्यूनिटिव है, दूसरा प्रिवेंटिव है। और प्यूनिटिव में आपने अपराध कर रखा होता है या आप पर अपराध का आरोप होता है, लेकिन प्रिवेंटिव में न तो अपराध का आरोप है और ना अपराध है। प्रिवेंटिव में आपके बारे में संभावना है कि आप अपराध करेंगे, इसलिए आपको रखा गया। और इसीलिए पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट की धारा 62 उसका परंतु यह कहता है कि अगर कोई व्यक्ति प्रिवेंटिव डिटेंशन में है तो उसे वोट डालने से नहीं रोका जा सकता। ठीक है, चूंकि अरविंद केजरीवाल, उनकी जो गिरफ्तारी है उसी की वैधता तय होनी है, इसलिए ऐसा माना जा सकता है कि नाउ एट प्रेजेंट मोमेंट वो उसी व्यक्ति की अभिरक्षा के समान अभिरक्षा में है जो प्रिवेंटिव डिटेंशन में है। क्योंकि अभी गिरफ्तारी सही है ये तो नहीं कह सकते ना, लेकिन और उन्होंने कहा इसलिए ईडी का ये, ठीक है, तर्क माने जाने योग्य नहीं है। ईडी के जो तर्क हैं उनको खारिज करने के लिए उन्होंने जो तर्क अपनाए उनमें से एक तर्क ये भी है, हमारा इस सब पर कोई सवाल है ही नहीं, हम बिल्कुल मानते हैं कि उन्हें पूरा हक था और कोई सवाल नहीं उठ सकता। लेकिन हम बार बार कहते हैं कि जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बात आएगी तो यह नहीं देखा जाएगा कि कानूनन जो वो कर सकते थे उन्होंने वही किया, बल्कि यह देखा जाएगा कि कानूनन जो भी वो कर सकते थे क्या उन्होंने वो सब किया है, यह मैसेज देने के लिए कि भारत में कानून चलता है और वो कानून सबके लिए बराबर है। ठीक है, ये मैसेज उनके हर काम से फ्लोट होना चाहिए। ये सही है
कि अरविंद केजरीवाल को जमानत देना उनका हक है, उस पर कोई सवाल नहीं उठ सकता, वो उनका विशेषाधिकार की सूरत का हक है। लेकिन यह भी उतना ही सही है जो सेंट्रल होम मिनिस्टर ने कहा है कि जो मैसेज है सोसाइटी में, वो मैसेज सुप्रीम कोर्ट की अपनी गरिमा के अनुकूल नहीं है। लोग प्रश्न उठाते हैं, ठीक है, लोग सवाल उठाते हैं, और माननीय सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, उन्हें ऐसे काम नहीं करना चाहिए कि यह कहा जा सके कि उन्होंने कानून के मुताबिक काम किया है। उन्हें ऐसे काम करना चाहिए कि यह कहा जा सके कि उन्होंने कानून की मंशा के मुताबिक काम किया है। और कानून की मंशा यह है कि सबको यह अनुभव हो कि सब समान है, और उनके इस डिसीजन से इस भाव को निश्चित ही नुकसान हुआ है। इससे रियलिस्टिकों के दृष्टिकोण से अगर देखें तो संशय उठता है, ठीक है, एक संशय पैदा होता है कि उन्होंने कानून का पालन किया है या कानून के नाम पर अपनी इच्छा ये चलाई है। रियलिस्टिक यही कह रहे हैं, और इसीलिए रियलिस्टिकों को विश्लेषणात्मक जो विचारधारा के लोग हैं उनके, ठीक है, उन्हीं के समान माना जाता है। ये माना जाता है जैसे वे हैं ऐसे ही ये हैं। लेकिन विश्लेषणात्मक और इनमें फर्क यह हो जाता है कि एनालिटिकल स्कूल के लोग कानून के प्रारूप पर बहुत जोर देते हैं। वो कहते हैं कानून सिर्फ वही जो संप्रभु का समादेश है, यह जो मूल मानक से मान्यता प्राप्त की है, या हार्ट की भाषा में कहे तो जिसे, ठीक है, मान्यता के नियम ने मान्यता दी है, ठीक है ना। लेकिन रियलिस्टिक ये कहते हैं कि मान्यता के नियम ने मान्यता दी होगी, लेकिन कानून वो है जो न्यायाधीश महोदय कर रहे हैं, जो पुलिस वाले कर रहे हैं, जो जेलर महोदय कर रहे हैं। और वो जरूरी नहीं है वही कर रहे हों जो कानून के मुताबिक, ठीक है, उन्हें करना चाहिए, ठीक है, कानून के मुताबिक उन्हें करना चाहिए। मीनिंग देर भाई कानून की मंशा के मुताबिक उन्हें करना चाहिए, ठीक है। जो कुछ वो कर रहे हैं वो कानून के खिलाफ नहीं है, कानून के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो कुछ वो कर रहे हैं वो कानून की मंशा के अनुकूल है या उनकी अपनी मंशा के अनुकूल है, यह तय करना कठिन हो रहा है रियलिस्टिकों के लिए। तो ईगल इस चीज को ऐसे कहता है कि दो प्रकार की नैतिकताएं हैं। एक प्रारूपिक नैतिकता है जिसका पालन हम सब करते हैं, हम में से किसी के खिलाफ कोई एफआईआर नहीं है, हम में से कोई दोष सिद्ध नहीं है, लेकिन क्या हम लोग ये कह सकते हैं, वही राजेश खन्ना की एक फिल्म है, वो एक गाना है उसमें कि यार हमारी बात सुनो, ऐसा एक इंसान चुनो जिसने पाप ना किया हो और जो पाप ही ना हो। क्या ऐसा कह पाएंगे हम? क्या हमने तो कोई है जो दिल पर हाथ रख के कहे कि हमने अपराध नहीं किया? और हमने तो कोई दोष सिद्ध नहीं। तो हीगल कहता है हम लोग प्रारूपिक रूप से नैतिक हैं, इनफैक्ट हम नैतिक हैं ऐसा नहीं कह सकते। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ डिसाइड किया, निस्संदेह उन्हें वो डिसाइड करने का हक है, वो कर सकते हैं वैसा, लेकिन अपनी गरिमा, अपने स्थान को देखते हुए उन्हें यह डिसाइड करना चाहिए था। यह विवाद का विषय हो सकता है और इस पर यह कहा जा सकता है, ठीक है, सुविधापूर्वक कि उन्हें कानून की मंशा के मुताबिक डिसाइड करना चाहिए। और कानून की मंशा यह है कि उनके प्रत्येक काम से सारी जनता में यह मैसेज होना चाहिए कि कानून की निगाह में सब समान हैं, और उनके डिसीजन से नो डाउट इस मैसेज को नुकसान हुआ है,
इसमें कोई, ठीक है, संदेह नहीं। ठीक है, यहां तक ये बात जुरिस्प्रूडेंशियल अप्रोच से हम कह सकते हैं।